हाँ तो भाई ये होता है कंपेटिटिव मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, जहाँ पे दोनों टीम्स ने स्पिनर्स की बारिश की है। न्यूजीलैंड की साइड से भी स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है, इंडिया ने तो खिलाए ही मेनली स्पिनर्स थे। 32 ओवर्स ऑफ स्पिन इंडिया ने आज की है, और जिसमें वरुण चक्रवर्ती जो है वो 5 विकेटें ले गया। और फिर वहां से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से गेम इतना गंदा वाला शिफ्ट हुआ है। काफी लोग केन विलियमसन को गालियां दे रहे हो, जो उसने 81 किया है 120 बॉलों पे, उसको बॉब दी द किंग के साथ जोड़ रहे हैं। केन विलियमसन ने जो है ना 250 के चेज में उसने 80 किया है 120 बॉलों पे। आपका जो किंग है ना, किंग, वो 320 के चेज पे कराची जैसी फ्लैट पिच पे, फ्लैट डेक पे एंकर इनिंग्स खेल रहा। 30वें ओवर के बाद जाके वो आउट हुए हैं, वो भी तब जब पावर हिटिंग आई उनकी। मतलब उस बंदे का आइडल एवी डिविलियर्स है। कहीं से लगता है तुम लोगों को कि किसी ने कभी एवी डिविलियर्स को खेलते हुए भी देखा हो। इस तरह की आपकी टीम है, फिर आप कंपैरिजन रखते हो फालतू के। खैर मैच के ऊपर आते हैं। इंडिया ने पहले बैटिंग की, और वहीं से इंडियन टीम की कह सकता हूँ कि बत्ती सी उड़ गई थी, क्योंकि उनका पूरा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया था। विद इन फर्स्ट 10 ओवर्स वो चला गया था। विराट कोहली को जो रीसेट करके पाकिस्तान ने दिया है, जो हमने दिया है विराट कोहली को रीसेट किया है ना, रीसेट करके जो हमने दिया है, मेरे ख्याल से उसको कहीं से ऐसी थेरेपी मिलने वाली थी ही नहीं। आज अगर विराट कोहली के साथ वो फिलिप्स वाला बनना होता ना, जो उसने क्या हवा हवाई कैच पकड़ा है। एक तो वो रोबोट का बच्चा, मतलब बॉल कहीं और जा रही होती है, बीच रास्ते में कहीं और आ जाएगा अपना अपना हाथ लेके और पकड़ भी लेता है। या तो वो कि फंबल हो रहा हो तो उसने फिर अपना चेस्ट लेके आया, वहां से बॉल रोकी है, ब्लड के हाथ में बॉल आ जाती है। ऐसा आदमी है वो। उसके पूरे तो ऐसा ऐसा लगता है बॉल आती ही चिपकने के लिए इसके हाथ में, मैग्नेट है भाई उसके हाथ। वैसे विराट कोहली जब भी आउट होते हैं ना, स्पिन पे कैच पे, उनका हमेशा रिएक्शन ऐसा ही होता है कि यार ये तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चीज हो गई। आज जो हम कह सकते हैं विराट कोहली सर आउट हुए हैं, वो वाकई में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही था। कि अगर वो कैच ना होता तो विराट कोहली की आज 80-90 पक्की थी, उसने आउट नहीं होना था। पाकिस्तान ने उसको बड़ा बेहतरीन सा रीसेट करके दे दिया है। और आज वो जिस तरह से जिस कॉन्फिडेंस से अपने शॉट्स खेल रहा था, वो फिलिप्स वाली चीज हो गई उसके साथ, वरना वैसे जो है वो नहीं रुकने वाला था। अब उसका कैच पकड़ा है ग्लेन फिलिप्स ने, और उसके फैन जो हैं वो जाके फिलिप्स कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, उसको उसको जाके गालियां दे रहे हैं कि कोहली इज योर फादर। और फिर आखिर में एक बंदा लिख भी रहा है कि भाई हम गलत आईडी पे आए हैं, ये वो फिलिप्स नहीं है। इन लोग के तुम लोग मकसद देख रहे हो जिंदगी के। मतलब ये लोग फिलिप्स के इस तरह से पीछे लग गए हैं कि ये लोग लिटरली अकाउंट नहीं देख रहे। सबसे पहले तो इस बंदे के ऊपर तालियां होनी चाहिए जिसने लिखा है कोहली इज योर फादर, और उसके ऊपर मजीद तालियां उन लोगों की होनी चाहिए जिसने इस कमेंट को लाइक किया है, ये 20 लोग। मतलब एक तो ब्लाइंड फैंस की एक बहुत बड़ी मिसाल आप लोगों ने यहाँ देख ली। वरना वैसे जो है कोहली के साथ जो हुआ है ना, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ही हुआ है। आज वाकई में कोहली की आंखें इस तरह खुलना बनती थी कि यार ये क्या हो गया इसके साथ। खैर फिर उसके बाद जो है अय्यर ने काफी अच्छी बैटिंग को संभाला। फिर बाकी केएल राहुल, वो तो आज वॉकिंग विकेट था। मतलब कोई 21 रन उसने किए, लेकिन उस टाइम पे आउट नहीं होना था उसने। बाकी फिर अक्षर पटेल ने थोड़ा सा संभाला। अक्षर पटेल मुझे काफी अच्छा लगता है, मतलब एक पूरा एक ऑलराउंडिंग का पैकेज है। हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर के साथ आपको एक स्पिनिंग ऑलराउंडर भी इस तरह का मिल जाए, जो कि बैटिंग में भी अच्छा सपोर्ट दे देता है, तो आई गेस इट्स नॉट अ बैड डील। फिर इंडिया ने कैसे कैसे कर करा के जो है अपना स्कोर 250 तक ले गए। फिर जब उनकी बॉलिंग आई तो वहां पे पूरी सिनारियो, पूरी गेम ही बदल गई। केन विलियमसन को गालियां पड़ रही हैं, जिसका मैंने पहले भी बोला कि भाई केन विलियमसन की इतनी गलती नहीं थी, रिक्वायरमेंट ही यही थी, और वही बेचारा अकेला आ रहा और कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहा था। टॉम लेथम, डैल मिचेल, रविंद्रा तो पहले ही आउट हो गया था, फिर यंग। जब उसको सपोर्ट नहीं आएगी तो फिर कैसे होगा। अब काफी लोगों को ना बहुत ज्यादा विजुअल्स आ रहे होंगे कि एक था लाहौर पंजाब का, उसको भी कोई सपोर्ट नहीं देता था, वो बेचारा जब वो करे तो हरेसमेंट, केन विलियमसन आउट हो तो फ्लर्टिंग। लेकिन उन लोगों को दिखाई ये नहीं देगा कि ये चीजें इतनी खराब होनी शुरू हो गई थी उसके बाद से। मैं कह सकता हूँ कि बाबर आजम 2020-21 में एक बहुत ही वेल रिनाउंड बैट्समैन था, जो कि अपनी टीम को बचा के रखता था। लेकिन फिर बाबर आजम गलत लोगों की संगत में आ गया, उसको बहुत इनफ पावर दे दी गई। रमीज राजा उसमें बहुत बड़ा आदमी है जो कि शामिल है। फिर बाबर आजम, उसकी पीआर टीम ही उसकी सबसे बड़ी रीजन है डाउनफॉल की। फिर बाबर आजम अब भले ही एक मैच विनिंग इनिंग्स दे भी दे, तब भी उसके जितने भंड उसने पीछे किए हैं वो कवर नहीं हो पाएंगे, बिकॉज उसने अपने साथ भी ज्यादती की है, अपने मुल्क के साथ भी ज्यादती की है, और अपने फैंस के साथ, जो कि वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लॉयल फैंस थे, उनके साथ तो ज्यादती की ही है। खैर आप लोगों ने नोटिस किया होगा इस मैच में कि स्पिनर्स ने कितनी तबाही फेरी थी, और आप पाकिस्तान का स्क्वाड देख के आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि इन लोगों ने सिर्फ एक ही फ्रंट लाइन स्पिनर डाला है। हमने जो है ना, आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में एक कोड निकाल लिया था, एक कोड ट्रैक कर लिया था कि भाई हम यहाँ पे स्पिन खिलाएंगे और स्पिनर्स साजिद नुमान फुल
सजना जो भी इनका नाम बन रहा है वो फुल तबाही फेर देंगे। फिर हम एक दो मैचेस में एक्सपोज हुए, वेस्ट इंडीज ने हमें बड़ी गंदी तरह हराया। फिर जब हमने सोचा कि यार स्पिनर से तो कुछ ना हो रहा, काम करते हैं वापस पेस फैक्ट्री पे चलते हैं हमारी, जिसका इंजन ही गधा गाड़ी का लगा हुआ है। तो इसी तरह से हम चलते हैं। हम कोई स्ट्रेटेजिक फैसले लेने के इतने काहिल नहीं है, हम लोग सिर्फ मौके की नज़ाकत को देखकर अपने साथ ज्यादती कर बैठते हैं और फिर हम लोग अफसोस मनाते हैं कि हमने क्या खराब किया था जो हमारे साथ इतना खराब हुआ है। मतलब न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की अगर आप देखो कि मिचेल सैंटनर हो गया और ब्रेसवेल हो गया, ये सब वो स्पिनर्स हैं जो कि ड्रूम किए गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास स्पिनर्स ऐसे रखे हुए हैं जो कि ड्रूम किए जाएं तो वो लोग वर्ल्ड क्लास बन सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ पर्चियां रखते हैं। अभी के जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ सरकारी नौकर हैं जिनको अपनी नौकरी बचाना आती है, जिसमें रिजवान बाबर सब शामिल हैं। मतलब कोई दूध का धुलावा नहीं है। शाहीन अफरीदी है, हारिस नसीम, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए भी लिफ्ट का सहारा लेते हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये लोग कितने वर्क एथिक है। इनका वर्क एथिक क्या ही हो सकता है। सुबह उठ के वॉशरूम जाके वापस आके बिस्तर पे लेट के सो जाना, कितनी कैलोरीज बर्न करी है इन्होंने इस प्रोसेस में। खैर, तो आप जब अपने ऊपर ही फोकस नहीं रखोगे, आपको बस लग्जरीज दिखाई देंगी हर जगह, तो फिर आप तो नहीं आगे बढ़ पाओगे ना। मतलब विराट कोहली को ऐसा हमने रीसेट किया है, विराट कोहली सर अब सेमीफाइनल में नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ने वाला बंदा है। और ये इतना ही कोई बकवास स्केड्यूल टूर्नामेंट था, मुझे नहीं पता कि हमारी इसमें से थी या नहीं, हम होस्ट थे, हमारी होगी वैसे इसमें से। पाकिस्तान के इन्होंने एक तो इन्होंने अपने खुद के मैचेस इतने गलत रखे। मतलब न्यूजीलैंड के साथ इन्होंने अपना पहला मैच रखा, फिर इंडिया के साथ रखा, फिर बांग्लादेश के साथ रखा। उसूलन अगर आपको लगता है ना आपकी टीम फॉर्म के ऊपर चलने वाली है, तो आपको अपना पहला मैच ही बांग्लादेश के साथ रखना चाहिए था, या चलो इंडिया के साथ आप लोग रख लेते, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आया होता है, टूर्नामेंट स्टार्टर होता है। जब आप इंडिया के साथ खेलने के लिए उतरे ही थे तब आपको इतना डर लगना शुरू हो गया था, बिकॉज आप जानते थे कि रावलपिंडी में तो शायद अबेंडन हो जाएगा मैच, न्यूजीलैंड से हम हार चुके हैं, इंडिया वाला जीतना लाजमी है। और आपने फंबल किया, जो कि हमेशा से आप करते ही आ रहे हो। तो जब आपकी स्केजुअलिंग ही इतनी बकवास की गई हो, तो फिर अगर आपकी फॉर्म अच्छी लगी भी हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब काफी टीमें बोल रही हैं कि इंडिया ने अपने सारे मैच दुबई में खेले, इनको इतना बड़ा एडवांटेज है। मतलब आप लोग देख लो कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों दुबई बैठे हुए हैं। अब खैर साउथ अफ्रीका वापस पाकिस्तान जाएगी, दोनों दुबई बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया न्यूजीलैंड के मैच के रिजल्ट का इंतजार है कि कौन उन दोनों में से दुबई में आखिर में टिकेगा, जो कि इंडिया के साथ सेमीफाइनल खेलेगा। मतलब पाकिस्तान के इन्होंने 2 घंटे के अंदर, 2-3 घंटों के अंदर इन्होंने सारे मैचेस निकाल दिए। और इंडिया अपने मैचेस एक एक हफ्ते के गैप से खेल रहा है, 8-8 दिनों के गैप से खेल रहा है। इंडिया अपना अगला मैच अब ये एक हफ्ते के बाद खेल रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। मतलब जो होस्ट है वो 2 घंटे के अंदर फारिग हो रही है पूरे टूर्नामेंट में से। हमारी तो खैर परफॉर्मेंस ही गंदी थी, लेकिन फिर भी ये कोई बात नहीं होती कि पाकिस्तान के मैचेस इन्होंने लिटरली 4-4 दिन के गैप से निकाले, और इंडिया को इन्होंने 1-1 वीक का गैप दिया हुआ है, जिसमें वाकई में बात अब यहाँ तक पहुंच गई है कि अब कौन सी टीम दुबई में रुकेगी। मतलब सारी टीमें दुबई में थी, अब साउथ अफ्रीका जाएगी, उसके साथ न्यूजीलैंड भी जाएगी। तो अब जाके थोड़ा समझ में आ रहा है। मतलब इन लोगों को पहले ही इंडिया के मैचेस निकाल देने चाहिए थे, बिकॉज इंडिया एक कंपेटिटिव टीम है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है, जो कि वाकई में सेमीफाइनल्स तक जाने के पोटेंशियल में आती ही आती है। उसके मैचेस अगर ये लोग पहले निकाल लेते तो बहुत कुछ आसान हो सकता था। कम से कम पैसे तो खर्च नहीं होते ना दुबई तक आने के, या आईसीसी के हुए हैं, या फिर उनके ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका के खुद के बोर्ड के हुए हैं। पैसे तो ज़ाया हुए हैं। स्केड्यूलिंग इतनी खराब की गई थी, पाकिस्तान ने अपने मैचेस सही से नहीं रखे, तो इंडिया की क्या सही से रखता हो। आईसीसी की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। कुछ भी यहाँ इस पूरे टूर्नामेंट में ना, बस एक म्यूजिक बहुत अच्छा है, वो स्कोर कार्ड के म्यूजिक का मैं कह रहा हूँ, वो अच्छा है। बाकी क्या है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, और तो कुछ मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई नहीं दिया यहाँ पे। तो भाई ये इस तरह से सिस्टम लेके चले हैं ये लोग। बाकी अब सेमीफाइनल्स देखते हैं कि वहां पे क्या कुछ होता है। फिलहाल तो ट्रेविस हेड लग जाएगा इंडिया को, और मुझे डर है कि ट्रेविस हेड इस दफा कुछ वो नहीं कर पाएगा जो वो करता आ रहा है इंडिया के साथ। पता नहीं, मुझे लग रहा है जिंक्स होने वाला है। बाकी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच वैसे ही कंपेटिटिव होता है। इस दफा देखते हैं कि कौन सी टीम फाइनल में जाती है। डिजर्विंग टीम जाएगी फाइनल में ऑब्वियसली, जो मेहनत करके आती रही है, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस देती रही है, वो ही फाइनल खेलेगी, उसको खेलना भी चाहिए। बाकी तुक्के और लक के साथ आप फाइनल में तो आ सकते हो, लेकिन आप टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते।